नाउ आई विल शेयर अ फॉर्मेट विथ यू। मैं मेरी लिस्ट शेयर करूँगा आपके साथ। एक गूगल शीट्स में मैंने वो लिस्ट बनाई थी, उसमें एक पूरा फॉर्मेट बना हुआ है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है तुषार और आज हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। मैंने मेरे लास्ट कुछ वीडियोस में स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की बात की थी, तो उसी के कंटिन्यूएशन में हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू फाइनली अप्लाई इनटू दीज यूनिवर्सिटीज़। और आज हम बात करेंगे कि इसके लिए क्या क्या प्री रिक्विजिट्स है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, यूनिवर्सिटीज शॉर्टलिस्ट कैसे करते हैं, उनमें अप्लाई कैसे करते हैं, एंड फाइनली हाउ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वर्क्स फॉर दिस यूनिवर्सिटीज़। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसके पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको मेरे बारे में बता देता हूँ। मैं मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस या मास्टर्स इन डेटा साइंस की डिग्री के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और कर चुका हूँ। और मुझे अभी तक 2 यूनिवर्सिटी से रिजेक्शन और 3 यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस आ चुके हैं फ्रॉम यूके। मैंने यूके एंड कनाडा में भी अप्लाई किया है। सो मेरे पास अभी तक थोड़ा एक्सपीरियंस हो चुका है कि कैसे यूनिवर्सिटीज़ डिसीजन देती है या कैसे आपको अप्लाई करना चाहिए एंड क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सो दैट इज़ ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे। तो सबसे पहले अपन प्री रिक्विजिट्स की बात कर लेते हैं कि आपको इस पूरे एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। मैंने यहाँ पे एक लिस्ट खोल के रखी है सारे डॉक्यूमेंट्स की, लेकिन इसके पहले कि हम इस लिस्ट के थ्रू जाएं, आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपको एक गूगल ड्राइव पे फोल्डर बना लेना है और वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे एक एक करके अपलोड करना है। इससे आपका काम बाद में बहुत आसान हो जाएगा। आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, आपको एक जगह सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। तो मैंने सबसे पहला काम यही किया था, एक ड्राइव पे फोल्डर बना लिया। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स एक एक करके अपलोड किए स्कैन करने के बाद। तो सबसे पहले जो आपको डॉक्यूमेंट ज़रूरत पड़ने वाली है वो है आपका पासपोर्ट। तो आपको पासपोर्ट को अच्छे से स्कैन कर लेना है, उसकी सारी साइड्स स्कैन करनी है और उसको इस फोल्डर में ऐड कर देना है। द नेक्स्ट थिंग इज़ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये आईएलटीएस हो जाएगी या फिर टॉफल हो जाएगी या पीटी या जो भी आपने दी है। मैं रेकमेंड करूँगा कि अगर आप यूके जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो आईएलटीएस दीजिए, एंड यूएस जा रहे हैं तो मे बी आप टॉफल दे सकते हैं क्योंकि यूएस में टॉफल एक्सेप्टेड रहती है। लेकिन पीटीई और डुओलिंगो मैंने किसी को भी उन एग्ज़ाम्स को देते हुए रेयरली देखा है, और मैं जब भी यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट कर रहा था वहाँ पे मैंने इन एग्ज़ाम्स के नाम भी रेयरली देखे हैं। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करती भी होंगी, लेकिन आप रिस्क नहीं लीजिए इन एग्ज़ाम्स को देने का। आईएलटीएस सबसे ज़्यादा जगहों पे एक्सेप्टेड है, तो आप अगर यूके ऑस्ट्रेलिया टारगेट कर रहे हैं, आयरलैंड टारगेट कर रहे हैं या यूरोप टारगेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आईएलटीएस ही दीजिए। यूएस के लिए येस मे बी यू कैन गिव टॉफल। तो आपको इसके जो टेस्ट रिजल्ट्स हैं आपके, इसको भी आपको स्कैन करके या फिर जो भी आपकी सॉफ्ट कॉपी आई है उसको आपको ड्राइव पे अपलोड कर देना है। दिस इज़ योर सेकेंड डॉक्यूमेंट दैट यू विल नीड। द थर्ड डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए रहेगा वो हो गया एलओआर आपका। तो एलओआर के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, पर वो एलओआर को इकट्ठा करिए और जो भी एलओआर है आपके पास एकेडमिक प्रोफेशनल, उसको भी इधर अपलोड कर दीजिए। द फोर्थ थिंग जो आपको चाहिए रहेगी वो हो गया आपका सीवी। सीवी काफ़ी सारे एप्लीकेशंस में एक्सेप्टेड रहता है, तो आपको एक सीवी बनाना है। सीवी के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेटर बनाऊंगा, मैंने अभी तक बनाया नहीं है उस पर वीडियो। बट आपका जो सीवी है उसका जो डिज़ाइन है वो हार्वर्ड लाइक होना चाहिए। मैं यहाँ पे एक लिंक अटैच करूँगा हार्वर्ड की, जो उनके रेज्यूमे या कवर लेटर का गाइड है एक। तो उसमें कैसा सीवी आपका होना चाहिए उसकी सारी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, मैं वो यहाँ पे लिंक अटैच कर दूंगा। तो उसी टाइप का आप सीवी बनाइए और यहाँ पे ड्राइव के फोल्डर में उसको भी ऐड कर दीजिए। सीवी बनाने के लिए ये आप overleaf.com का यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ अ वेबसाइट दैट इज़ यूज टू मेक वेरी गुड सीवीज, सो यू कैन गो देयर। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट दैट यू विल नीड इज इंटर्नशिप लेटर्स, ऑफर लेटर्स या एक्सपीरियंस लेटर्स। अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है या आपने इंटर्नशिप कर रखी है तो उसका ऑफर लेटर्स, एक्सपीरियंस लेटर्स या इंटर्नशिप सर्टिफिकेट्स अगर आपके पास है तो इसको भी आप स्कैन करके इस फोल्डर में अपलोड कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जिसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी वो है कंबाइंड ट्रांसक्रिप्ट्स अप टिल नाउ या कंबाइंड मार्कशीट्स अप टिल नाउ। तो हो सकता है कि आप जब अप्लाई कर रहे हैं आपका बैचलर्स का डिग्री या आपका इसके पहले का जो भी आपकी पढ़ाई है वो कंप्लीट नहीं हुई है और उसको होने में अभी आधा एक साल है। तो अभी तक की आपकी जो भी मार्कशीट्स हैं उनको आपको स्कैन करके अपलोड कर लेना है और उसको एक साथ कंपाइल करना है पहले और एक ही डॉक्यूमेंट में अपलोड करना है। अगर आपकी 4 मार्कशीट्स है 4 सेमेस्टर्स की तो उसको अलग अलग अपलोड नहीं करना है, एक ही डॉक्यूमेंट में अपलोड करिए क्योंकि ज़्यादातर एप्लीकेशंस में यू विल नीड अ कंपाइल्ड ट्रांसक्रिप्ट दैट यू विल हैव टू अपलोड देयर। सो ये पार्शियल या अगर अवेलेबल है तो कंप्लीट ट्रांसक्रिप्ट आपको अपलोड कर देनी है। इसके बाद यू विल नीड योर को करिकुलर सर्टिफिकेट्स इफ एनी। नाउ ज़्यादातर एप्लीकेशंस में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है,
मुझे को करिकुलर सर्टिफिकेट्स नहीं मांगे किसी भी एप्लीकेशन में, बट मैंने इसको फिर भी ड्राइव के फोल्डर में ऐड करके रखा था जस्ट इन केस दे आस्क, आई वुड हैव अपलोडेड इट, बट दिस इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल। इसके बाद आपकी CBSE की 10th और 12th की मार्कशीट, ये भी ऑप्शनल है। मुझे एक भी एप्लीकेशन में नहीं मांगी CBSE की 10th और 12th की मार्कशीट, या जो भी आप बोर्ड से हैं उसकी 10th और 12th की मार्कशीट, बट मैंने फिर भी इसको अपलोड करके रख लिया था जस्ट इन केस। तो ये भी ऑप्शनल है, आप अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ SOP। नाउ SOP के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। आपका SOP जो है वो कस्टमाइजेबल होना चाहिए कि आप हर यूनिवर्सिटी के हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस करके उसको कस्टमाइज़ कर पाएँ, बट एक ड्राफ्ट SOP का इस फोल्डर में आप ऐड कर दीजिए ताकि आप इसको यहीं से उठा पाएँ और यूनिवर्सिटी के लिए कस्टमाइज़ कर पाएँ। इसके बाद जो आपके बैचलर्स है उसमें नॉर्मली 60% का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट रहता है, दैट इज़ ऑल्सो प्री रिक्विजिट फॉर एनी एप्लीकेशन। इस मैंने ज़्यादातर एप्लीकेशंस में 60% का रिक्वायरमेंट देखा है। कोई कोई जो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है उसमें 70% भी रहता है, बट 60% अगर आपके पास नहीं है, आप मेंटेन नहीं कर पा रहे अपनी प्रीवियस एजुकेशन में या डिग्री में, देन इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। क्योंकि मैंने जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ देखी है वहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट है 60% UK में एटलीस्ट। तो दैट्स ऑल फॉर द प्री रिक्विजिट्स। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत लगने वाली है, तो इन सबको आप जैसे ही ड्राइव पे अपलोड कर लेंगे, इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप चालू हो जाएगा जो कि है कंसल्टेंट्स का। शुड यू गो टू कंसल्टेंट्स और नॉट? सो लेट्स आंसर दैट क्वेश्चन। क्या आपको कंसल्टेंट्स की ज़रूरत है? क्या आपको उनके पास जाना चाहिए? एंड अगर आप जाएंगे तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो मेरे पास कंसल्टेंट्स है, येस मैं कंसल्टेंट्स के पास गया था, पर मैं एक नहीं 3-4 कंसल्टेंट्स के पास गया था और मैंने अपने खुद का रिसर्च किया था। तो हर एक कंसल्टेंट्स के पास अपना खुद का एजेंडा है, दैट इज़ फॉर श्योर। हर कंसल्टेंट को जिधर से ज़्यादा कमीशन मिलता है वो आपको उस यूनिवर्सिटीज़ की तरफ पुश करने का ट्राई करेंगे। मैं 3 कंसल्टेंसीज़ के पास गया था, एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़, एक IDP और एक CAN-AM। इन तीनों कंसल्टेंसीज़ में से मैंने सबकी बातें सुनी, मैंने अपना खुद का रिसर्च किया, एंड फॉर सम रीज़न फाइनली मैं किसी भी कंसल्टेंसी के साथ नहीं जाने वाला था और ना ही मैं गया, मैंने खुद ही अप्लाई किया। बट आफ्टर अप्लाइंग मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे वीज़ा प्रोसेस के लिए कंसल्टेंसीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि वीज़ाज़ में ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें रहती है जो आपको नहीं पता है अगर आप पहली बार वीज़ा फाइल कर रहे हैं तो मैं उस चीज़ में रिस्क नहीं लेना चाहता था। तो मैंने कंसल्टेंसी जो ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है जिनसे मैंने पहले बात कर रखी थी उनके पास गया, उनको बताया कि मैंने अप्लाई ऑलरेडी कर लिया है पर मुझे वीज़ा के लिए हेल्प लगेगी। तो उन्होंने बोला अगर आपने अप्लाई कर भी लिया है फिर भी यू कैन ट्रांसफ़र दी एप्लीकेशन टू अस सो दैट उनको उनका कमीशन मिले एंड वो मेरी वीज़ा में फ्री में हेल्प कर देंगे। ना ये वीज़ा की जो हेल्प होती है या कंसल्टेंसी होती है, ये कोई लोग फ्री में ऑफर करते हैं या कोई कोई कंसल्टेंसीज 10-15 हज़ार तक भी लेते हैं इसके लिए। एक और कंसल्टेंसी ने मुझे कांटेक्ट किया था जो इसके लिए 12,000 मांग रहे थे, बट एट द एंड आई वेंट विद ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़, आई ट्रांसफर्ड माई एप्लीकेशन टू देम एंड दे आर ऑफरिंग मी फ्री वीज़ा कंसल्टेंसी। सो विन विन सिचुएशन फॉर एवरी वन। ऑल्दो मैंने बहुत नोटिस किया है ये बात कि कंसल्टेंसीज़ के साथ ना आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि दे ऑलवेज हैव देयर ओन एजेंडा एंड वो अपने एजेंडा की तरफ आपको पुश करते हैं। अगर वो आपको कह रहे हैं कोई एग्ज़ाम दे दो तो आप उनकी डायरेक्टली मत सुनो, प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि अगर वो कंसल्टेंट बोल रहे हैं ये एग्ज़ाम देनी है तो वो दे रहे हैं, अगर कंसल्टेंट बोल रहे हैं ये यूनिवर्सिटी में जाना है तो वो जा रहे हैं। दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू, क्योंकि आपको आपकी खुद की रिसर्च करनी पड़ेगी, कौन सी कंट्री में कौन से कोर्स में आपका फ्यूचर है, कौन से मॉड्यूल्स आपके करियर गोल से अलाइन हो रहे हैं। अभी जो कंसल्टेंसी उनने मुझे 2-3 यूनिवर्सिटीज़ बताई थी जहाँ से मे बी उनको ज़्यादा कमीशन मिल रहा होगा, पर उनके जो मॉड्यूल्स थे वो मेरे करियर गोल्स के साथ अलाइन नहीं हो रहे थे। मुझे डेटा वाले मॉड्यूल्स चाहिए थे एंड वो उसमें नहीं थे। तो मैंने उनको साफ मना कर दिया कि अगर मुझे यूनिवर्सिटी मिल भी गई, आप अप्लाई भी कर दोगे तो भी मैं इसको नहीं लूँगा क्योंकि इसके मॉड्यूल्स मेरे लायक है ही नहीं। तो मैंने अपनी खुद की लिस्ट बनाई थी, मैंने अपनी खुद की रिसर्च की थी एंड उनको वही यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए बोला जिनमें मेरा इंटरेस्ट था। तो दिस इज़ समथिंग दैट यू टू टेक केयर ऑफ। सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ नहीं, आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की, IELTS हो गया या TOEFL हो गया, ये भी अपनी खुद की रिसर्च करके दीजिए। अगर कंसल्टेंसी बोल रही है डुओलिंगो देना है तो मत दीजिए, अगर कंसल्टेंसी बोल रही है PT देना है तो मत दीजिए। आप देखिए कौन सी कंट्री में आपको जिस यूनिवर्सिटी में जाना है वहाँ पे क्या एक्सेप्ट हो रहा है एंड उस हिसाब से ही दीजिए। नॉर्मली UK, ऑस्ट्रेलिया में, आयरलैंड में और यूरोप में IELTS इज़ मोर एक्सेप्टेड एंड US में TOEFL इज़ मोर एक्सेप्टेड। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिए कि आप क्या उनसे सुन रहे हैं एंड क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो मेरा ये सब कहने का पॉइंट यही था कि आप सब कंसल्टेंसीज के पास जाइए,
आप उनकी सुनिए, पर डिसीजन अपने खुद के रिसर्च के बेसिस पे लीजिए। एंड एनीवे आपको वीज़ा के लिए किसी की हेल्प लेनी चाहिए ऐसा मुझे लगता है, तो ज़रूर जाइए कंसल्टेंसी के पास। इट्स अ विन विन सिचुएशन, उनको अपना कमीशन मिल जाएगा और आपको वीज़ा में फ्री में हेल्प हो जाएगी। बट ओनली डू इट अनटिल एंड अनलेस यू आर श्योर कि ये डिसीजन आपका है और वो कंसल्टेंसी वालों का डिसीजन नहीं है। सो दैट्स ऑल अबाउट कंसल्टेंट्स। इसके बाद हम बात करने वाले हैं शॉर्ट लिस्टिंग के बारे में, कैसे यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्ट लिस्ट करना है। अब ये शॉर्ट लिस्टिंग कंट्री की भी हो सकती है और यूनिवर्सिटी की भी। सबसे पहले अपन कंट्री शॉर्ट लिस्टिंग की बात करते हैं। नाउ वाई डिड आई सिलेक्टेड यूके एंड कैनेडा। मैंने यूके कैनेडा दोनों में अप्लाई किया है, पर इसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस थे। मैंने सारे रीजंस यहाँ पे लिख के रखे हैं जो आपको भी कंसिडर करने चाहिए बिफोर यू चूज़ अ कंट्री जहाँ पे आपको अपनी मास्टर्स करनी है। सो सबसे पहले तो ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स क्या है। अब कनाडा में, यूएस में जो ड्यूरेशन ऑफ मास्टर्स है वो 2 साल का है। ऑन दी अदर साइड यूके, यूरोप में ड्यूरेशन ऑफ मास्टर्स इज जस्ट 1 ईयर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है बिफोर यू स्टार्ट दी शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस, क्योंकि 2 साल का कोर्स मतलब 2 साल की फीस भरनी पड़ेगी, 2 साल के रहने का खर्चा लगेगा, तो इससे ओवरऑल कॉस्ट काफ़ी सारा बढ़ जाता है। सो प्लीज़ कंसिडर दैट बिफोर यू स्टार्ट शॉर्ट लिस्टिंग। इसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज PSW, दैट इज पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा सारी कंट्रीज़ का अलग अलग है, सब कंट्रीज़ के अलग अलग इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस है। जैसे कनाडा में PSW वीज़ा इज़ वेरी इजी टू गेट, वाइल यूके में थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ऑस्ट्रेलिया में अलग रूल्स हैं। तो ये चीज़ें भी कंसिडर करिए, क्योंकि इस वंस यू हैव कंप्लीटेड योर स्टडीज़, उसके बाद आपको अपनी जो फ़ीस है जो आपने भरी है उसको, उस पर अगर आप लोन लेके आए हैं तो उसको चुकाना पड़ेगा, या वो फीस को आपको कमाई करके यू हैव टू कॉम्पनसेट दैट मनी। सो इन ऑर्डर टू डू दैट आपको उस पर्टिकुलर कंट्री में काम करना पड़ेगा, और ये काम करना तभी पॉसिबल होगा वंस यू हैव अ पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। सारी कंट्रीज़ के अलग अलग रूल्स है, तो आप ये चेक करिए कि क्या ये कंट्री में आप इतना रह पाएंगे कि आप वो फीस चुका पाएंगे बाद में। सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर आता है PR, कि आप जब काम कर रहे हैं उसके बाद कुछ सालों बाद अगर आपको उस कंट्री का परमानेंट रेसिडेंसी चाहिए या परमानेंट रेसिडेंट बनना है, तो आपको क्या क्या चीज़ें फुलफिल करनी पड़ेगी, क्या ये पॉसिबल भी है। जैसे US में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट, कनाडा में इट्स वेरी इजी टू डू दैट। सो प्लीज़ कंसिडर दोज थिंग्स एज वेल। आप अपनी खुद की रिसर्च करिए। मैंने अपनी यूके और कनाडा और बाकी कंट्रीज़ पे रिसर्च करने के बाद यूके एंड कनाडा सेलेक्ट किया था, बट डू योर ओन रिसर्च फॉर दिस एज वेल। इसके बाद आती है बात फीस और बजट की। नाउ सब कंट्रीज़ की, सब यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग के हिसाब से नॉर्मली फ़ीस रहती है। जैसे यूके में जो हायर रैंक यूनिवर्सिटीज़ है उनकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है, दैट्स अराउंड 33 lakhs 34 lakhs। एंड जो लोअर रैंक यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे जैसे रैंक कम होती जाती है फीस भी कम होती जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है आपका बजट कितना है। नाउ यूके में 1 ही साल का फीस का खर्चा लगने वाला है, तो वो ओवरऑल जो पैसा लगने वाला है वो कम हो जाता है। पर कनाडा में जो भी फीस है वो 2 साल में बटेगी। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ द फीस एंड व्हाट इज़ योर बजट एज वेल। बजट में इट ऑल्सो इंक्लूड्स द रेसिडेंसी का बजट, जो आप रहने वाले हैं, जो आप खाने वाले हैं। अब यूके में अभी इन्फ्लेशन चल रहा है तो वो काफ़ी बढ़ गया है, आपका 1 साल का रहने और खाने का खर्चा 8 से 10 या 12 लाख तक भी जा सकता है। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट एज वेल। अनदर फैक्टर दैट यू हैव टू कंसिडर इज रिलेटिव्स। डू यू हैव रिलेटिव्स इन दैट प्लेस। जैसे आई हैव अ रिलेटिव इन लंडन, तो मुझे कुछ अगर प्रॉब्लम आती है तो आई कैन कंसल्ट देम, उनसे पूछ सकता हूँ, उनसे हेल्प मांग सकता हूँ। अगर मैं कनाडा जाता हूँ तो वहाँ पे अगर मैं जिस यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ वहाँ पे आसपास कोई रिलेटिव नहीं है, तो हो सकता है मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। तो एक पीस ऑफ माइंड रहता है इफ़ यू नो दैट देयर इज़ समवन इन दैट कंट्री। सो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। इसके बाद है रैंकिंग ऑफ द यूनिवर्सिटीज़। ऑब्वियसली मैंने जो लिस्ट बनाई है उसमें मैंने रैंकिंग ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ लिखी है, हर एक यूनिवर्सिटी की जो मैंने शॉर्ट लिस्ट की है। तो उसमें वर्ल्ड रैंकिंग्स आती है, उसमें कंट्री रैंकिंग्स आती है, उसमें अलग अलग टाइप की रैंकिंग्स आती है। जैसे QS वर्ल्ड रैंकिंग्स एक है, एक THE की रैंकिंग्स है, एक ARWU की रैंकिंग है। सो दीज आर सम रैंकिंग्स दैट आई हैड नोटेड डाउन एंड कंपेयर्ड बिफोर आई अप्लाइड टू दैट यूनिवर्सिटी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि रैंकिंग्स ये वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज की जाती है। एंड वाइल स्किल्स मैटर मोर देन द रैंकिंग्स ऑफ द यूनिवर्सिटी, दिस इज समथिंग यू कांट इग्नोर। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। The next factor is job opportunities. Now job opportunities after the course are very important. आप जो कंट्री में जा रहे हैं क्या आपको उधर इनफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, अगर है भी तो क्या आपको वो कंट्री अलाउ करेगी वो जॉब्स लेना। जैसे यूके में स्पॉन्सर्ड जॉब्स अलग होती है जो Tier 2 वीज़ा देती है,
एंड कैनेडा में देर इज़ नथिंग लाइक दैट, तो आप कोई भी जॉब ले सकते हैं. यूके में यू कैन ओनली टेक द जॉब दैट इज़ ऑफ योर स्किल, पर्टिकुलर स्किल सेट. जैसे अगर मैं CS की जॉब ही ले पाऊँगा, तो दीज आर सम थिंग्स दैट यू हैव टू टेक केयर, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है उस पर्टिकुलर कंट्री एंड उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे आप जा रहे हैं. द नेक्स्ट थिंग इज़ पार्ट टाइम जॉब्स. तो क्या आप पार्ट टाइम जॉब्स कर पाओगे? जैसे यूके में आफ्टर आई गॉट सेलेक्टेड एक्सेप्टेंस, आई टॉक टू प्रीवियस स्टूडेंट्स लिंक्डइन पे, एंड उन्होंने मुझे कहा कि कोर्स इतना डिफिकल्ट है कि पार्ट टाइम जॉब करने का टाइम ही नहीं मिलता है. तो मैं पार्ट टाइम जॉब करके तो अपनी फ़ीस नहीं चुका पाऊँगा. सो यूके में ऑल्सो देर इज़ जस्ट वन ईयर का मास्टर्स, तो एक साल में मैं फ़ीस चुकाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा. तो पार्ट टाइम जॉब्स आप कर पाएंगे कि नहीं, पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि आपको फ़ीस चुकानी रहेगी समवे, यू हैव टू रन योर एक्सपेंसेस. तो इसलिए पार्ट टाइम जॉब्स भी एक फैक्टर है जो आपको कंसिडर करना चाहिए. इसके बाद कंट्री के लिए द लास्ट फैक्टर इज़ एलिजिबिलिटी. तो मैंने 3 साल की बैचलर्स की है, दैट इज़ BCA. तो कनाडा और US में 3 साल की बैचलर्स नॉर्मली एक्सेप्टेड नहीं रहती है. मेरी पूरी रिसर्च के बाद देयर वर ओनली 3 यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे मैं 3 साल की बैचलर्स के साथ अप्लाई कर सकता था. तो वहीं पे ऑन दी अदर साइड UK या यूरोप में उनका जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे भी 3 साल की बैचलर्स नॉर्मली होती है. तो दे एक्सेप्ट 3 साल का बैचलर्स वेरी इजीली, एंड वो आपको मास्टर्स के लिए एडमिशन दे देता है. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है. अगर आपने बीटेक किया है तो आप कनाडा एंड US ईजिली एक्सप्लोर कर सकते हैं ऑप्शंस. बट क्योंकि मैंने BCA किया था, Canada was less of an option for me and UK was more of an option for me, और Europe was more of an option for me. तो this is also an important factor जब आप कंट्रीज़ को शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं. नाउ आई विल शेयर अ फॉर्मेट विथ यू. मैं मेरी लिस्ट शेयर करूँगा आपके साथ. एक गूगल शीट्स में मैंने वो लिस्ट बनाई थी, उसमें एक पूरा फॉर्मेट बना हुआ है. तो आप वो लिस्ट इस लिस्ट की कॉपी बनाइए आप एक, एंड उसी लिस्ट में मेरी डिटेल्स खाली करके अपनी डिटेल्स फिल इन करिए. उसमें यूनिवर्सिटी का नाम, रैंकिंग एंड ये सारे कॉलम्स लिखे हैं. आई विल शो अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट राइट नाउ, एंड ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखी है, तो आप जाके देखिए इसको. एंड इस फॉर्मेट में अपनी सारी यूनिवर्सिटीज़ जिसमें भी आप इंटरेस्टेड है उसको रखिए. इसके बाद आपको फ़िल्टर लगा के चूज़ करना बहुत ईजी रहेगा कि आपको किस यूनिवर्सिटी में जाना है और फाइनली कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है. एंड यू कैन ऑल्सो ट्रैक ऑल योर स्टेटस ऑफ द एप्लीकेशन थ्रू दिस लिस्ट. तो ये लिस्ट आप ज़रूर बनाइए, इट विल मेक योर वर्क वेरी वेरी ईजी. इसके बाद गेट अ लिस्ट फ्रॉम कंसल्टेंट्स एज वेल एंड एड इट टू योर शॉर्ट लिस्ट. नाउ कंसल्टेंट पे भरोसा मत रखिए कि वो आपकी सारे एप्लीकेशन प्रोसेस, लिस्टिंग, शॉर्ट लिस्टिंग सब करेंगे. आप अपनी खुद की लिस्ट बनाइए, उनकी लिस्ट लीजिए एंड उसको अपनी लिस्ट में ऐड करिए, एंड फिर सबको स्टडी करिए और आपके हिसाब से फिर फाइनल शॉर्ट लिस्ट क्रिएट कीजिए. और फाइनल शॉर्ट लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, बिकॉज इट्स योर यूनिवर्सिटी, इट्स योर फ्यूचर. इसके बाद यू हैव टू रिमेंबर वाइल शॉर्ट लिस्टिंग कि आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेगा. नाउ यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्टिंग के लिए जो फैक्टर्स होते हैं वो थोड़े डिफरेंट रहते हैं कंट्री से. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू टेक केयर अबाउट मॉड्यूल्स. मॉड्यूल्स क्या है कि आपका कोर्स का कंटेंट क्या रहने वाला है, आप क्या पढ़ने वाले हैं एग्जैक्टली. सो फॉर मी आई हैड टू चूज बिटवीन MSc डेटा साइंस एंड MSc कंप्यूटर साइंस. मेरा बैकग्राउंड जो है, मेरा CV जो है वो डेटा से भरा हुआ है. माई प्रोफाइल इज ऑल अबाउट डेटा इंजीनियरिंग, बट मुझे एक ऐसा कोर्स चाहिए था जहाँ पे मैं MSc कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ एंड वहाँ पे डेटा के मॉड्यूल्स होंगे थोड़े. क्योंकि MSc डेटा साइंस में अगर मैं जाता हूँ तो वहाँ पे बहुत सारा मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स आएगा जो मैं थोड़ा सा अवॉइड करना चाहता हूँ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे. तो माई प्रायोरिटी वॉज MSc कंप्यूटर साइंस विद सम एलिमेंट्स और सम मॉड्यूल्स ऑफ डेटा साइंस एंड डेटा इंजीनियरिंग. सो इसके बेसिस पे मैंने मेरे यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्ट किए. द नेक्स्ट फैक्टर इन यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्टिंग इज ऑफकोर्स रैंकिंग्स की मैंने बात की थी. तो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग्स क्या है उस बेसिस पे आप चेक कर सकते हैं. द नेक्स्ट थिंग इज़ फीस. बेटर रैंकिंग, मोर फीस, एज आई टॉक्ड अबाउट. देन व्हाट इज़ द सिटी. तो जैसे UK में छोटी कंट्री है, कम सिटीज़ है, एंड सिटीज़ के बेसिस पे भी यूनिवर्सिटी की फ़ीस एंड रहने का खर्चा एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मैटर करती है. तो अगर मैं लंदन में रह रहा हूँ, आई हैव मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बट आई हैव मोर फीस एज वेल और मोर कॉस्ट्स एज वेल. मुझे रहने का और खाने का खर्चा ज़्यादा लगेगा लंदन में कंपेयर टू लिवरपूल और सम अदर सिटी. तो वो भी एक फैक्टर है जिसके पीछे आप अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं. आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए आप थोड़ा खर्चा एक्स्ट्रा करके लंदन जा सकते हैं जहाँ पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलेगी, कनेक्शन ज़्यादा बनेंगे आपके. सो इट इज़ अ डिसीजन दैट यू हैव टू टेक. इसके बाद नेक्स्ट थिंग इज एप्लीकेशन फीस. नाउ अपेरेंटली मोस्ट UK यूनिवर्सिटीज़ डोंट हैव एन एप्लीकेशन फीस. मैंने UK में अप्लाई करते वक्त सिर्फ एक यूनिवर्सिटी, दैट इज लैंकास्टर यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन फीस भरी थी, दैट टू 3,400. एंड फॉर ऑल अदर यूनिवर्सिटीज़ द एप्लीकेशन फीस वॉज 0. नाउ दिस इज नॉट द सेम फॉर कैनेडा.
नाउ कनाडा में मैंने अप्लाई करते टाइम हर यूनिवर्सिटी के लिए 5 से 6 से 8 हज़ार तक एप्लीकेशन फ़ीस भरी है, एंड इसलिए मैंने सब 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया कनाडा में, जहाँ पे मेरा 15 से 16 हज़ार का खर्चा ऑलरेडी हो गया सिर्फ एप्लीकेशन के टाइम. सो दिस इज़ ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर. आप यूके में फ्री में अप्लाई कर सकते हैं, एंड कनाडा में आपको हर एप्लीकेशन के पीछे 5 से 6 हज़ार रुपये खर्चा करना है. नाउ द नेक्स्ट फैक्टर इज़ एलिजिबिलिटी. सो जैसा मैंने बताया था, एलिजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एलिजिबल हो. कनाडा में 4 साल की डिग्री चाहिए, यूके में 3 साल की चाहिए, एंड इफ़ इट इज़ नॉट क्लियर कि एलिजिबिलिटी क्या है उस यूनिवर्सिटी की, तो आपको उनको ईमेल करके पूछना है. मैंने कनाडा में अप्लाई करने के पहले, क्योंकि मुझे पता था हर एप्लीकेशन के बीच में 5-6 हज़ार खर्चा करूँगा, मैंने 25 यूनिवर्सिटीज़ को एटलीस्ट ईमेल किया था कि एम आई एलिजिबल फॉर दिस, एंड उसमें से 2-3 यूनिवर्सिटीज़ ने बोला कि हाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, हम कंसिडर करेंगे, और मैंने उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में फिर अप्लाई किया. सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एलिजिबल है कि नहीं. नाउ नेक्स्ट विल टॉक अबाउट कि क्या रिसोर्सेज आपको यूज़ करने चाहिए टू गैदर ऑल दिस डेटा एंड टू टेक अ डिसीजन. सबसे पहले सबसे ज़्यादा मैंने यूज़ किया है shiksha.com को, ओनली टू गेट एन आइडिया. नाउ shiksha.com इज़ नॉट फुल प्रूफ, उसमें बहुत सारे डेटा गलत भी है. सो उससे बस एक आइडिया मिल जाता है कि भाई ये यूनिवर्सिटी में ये इतना फीस है, एंड दिस इज़ द रैंकिंग्स उसमें बहुत अच्छे से लिखी है सारी. दैट डेटा इज़ वेरी गुड एट ऑन shiksha.com. तो आप रैंकिंग वैंकिंग देख सकते हैं, एंड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जब आप अपनी शॉर्ट लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं उसमें से लेके डाल सकते हैं अपनी शॉर्ट लिस्टिंग में. तो shiksha.com इज़ अ वेरी गुड सोर्स. नाउ देर आर अदर वेबसाइट सिमिलर टू shiksha.com एज वेल, वो भी आप देख सकते हैं. लीप स्कॉलर और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, उससे भी आप एक आइडिया ले सकते हैं. बट एट दी एंड द फाइनल इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव टू ट्रस्ट इज द यूनिवर्सिटी वेबसाइट. जो आपने यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्ट करी है या जो आप करने वाले हैं, उसकी वेबसाइट पे जाइए, कोर्स का पेज खोलिए, एंड एक एक चीज़ें ध्यान से पढ़िए. वही फाइनल इन्फॉर्मेशन है, एंड वही इन्फॉर्मेशन है जो आपको ट्रस्ट करनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा या अदर वेबसाइट्स पे काफ़ी आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है. सो द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, shiksha.com, अदर वेबसाइट्स लाइक शिक्षा, एंड फाइनल इन्फॉर्मेशन दैट यू आर एडिंग टू द शॉर्ट लिस्ट शुड बी एज इट इज़ ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट. सो दिस इज़ ऑल अबाउट शॉर्ट लिस्टिंग. इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि अप्लाई कैसे करना है या अप्लाइंग का क्या प्रोसेस रहता है. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. तो अप्लाइंग के टाइम आपने जो लिस्ट क्रिएट की है पिछले स्टेप में, वो आपको बहुत काम आने वाली है. तो यहाँ पे आपको एक अप्लाई लिंक का कॉलम ऐड करना है आपकी लिस्ट में, एंड वहाँ पे जो भी अप्लाई करने की लिंक है वो लिंक वहाँ पे ऐड कर दीजिए, ताकि जब भी आपको अप्लाई करना है तो आपको बार बार यूनिवर्सिटी वेबसाइट में अप्लाई करने की लिंक ढूंढनी नहीं पड़ेगी, एंड आप डायरेक्टली उस लिंक पे जा सकते हैं. तो अप्लाई लिंक का कॉलम क्रिएट करिए, एंड जो भी यूनिवर्सिटीज़ आपने शॉर्ट लिस्ट किए उसकी लिंक्स वहाँ पे ऐड कर दीजिए. नेक्स्ट, अगर आपके कंसल्टेंट्स अप्लाई कर रहे हैं आपके बिहाफ पे, सो डोंट डू इट अलोन, डोंट लेट देम डू इट अलोन, और आप भी जाके बैठिए उनके साथ, आपके साथ करिए. क्योंकि मेरी एक यूनिवर्सिटी में मेरे कंसल्टेंट ने अप्लाई किया था, एंड आफ्टर दे अप्लाइड आई एडेड मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम माई साइड लॉग इन करने के बाद, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन स्किप कर दी थी. तो ये बहुत ध्यान रखिए कि आप उन पर कंप्लीटली रिलाय मत होइए. आप खुद चेक करिए सारी चीज़ें, डबल चेक इट, लॉग इन इट आफ्टर दे हैव अप्लाइड, लॉग इन टू योर पोर्टल एंड चेक इट अगैन. Now, every country or every university has a different process, different format to apply. Some ask to upload LORs, some send emails to your referrers. They will upload LORs. तो LOR upload करने का प्रोसेस अलग होता है, SOP का प्रोसेस अलग होता है. SOP कोई डायरेक्टली एक वर्ड लिमिट दे देते हैं, उसमें आपको कॉपी पेस्ट करना है, दूसरे बोलते हैं कि डॉक्यूमेंट अपलोड करो. सो दैट इज़ ऑल्सो डिफरेंस. SOP और LOR के मैंने दोनों अलग वीडियो बना के रखे हैं, वो मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगा, आप इनको जाके देख सकते हैं, आई बटन में आपको दिख जाएगा. इसके बाद दी एप्लीकेशन फ़ीस, ऑब्वियसली अप्लाई जब आप कर रहे हैं तो कोई फ़ीस पेड होगी, कोई फ्री रहेगी, तो ये भी आपको देखना है. एंड ऑल्सो आप जब भी आप अप्लाई कर देते हैं उसके बाद कोई यूनिवर्सिटीज़ आपके रेफरर्स को मेल भेजती हैं, एंड उनको आपका रेफरेंस अपलोड करना है, या आपका जो रेफरल लेटर है LOR है वो अपलोड करना है. तो आपको अपने प्रोफेसर्स को फॉलोअप करना पड़ेगा, या आपका जो भी रेफरर है उनको फॉलोअप करना पड़ेगा, और बोलना पड़ेगा कि आप अप्लाई करिए, आप अपलोड करिए, आप रेफरेंस अपलोड करिए. एंड ये सब चीज़ें नॉर्मली यूनिवर्सिटी के पोर्टल में आपको दिख जाएगी कि उस प्रोफेसर ने अपलोड किया है अभी तक या नहीं किया है. सो यू कैन सेंड देम रिमाइंडर्स थ्रू द यूनिवर्सिटी पोर्टल इटसेल्फ एंड आस्क देम ऑल्सो टू अपलोड इट एज सून एज पॉसिबल. वरना आपकी एप्लीकेशन जब तक आप अपलोड नहीं करते हैं सारी चीज़ें इनकम्प्लीट रहेगी और सबमिट नहीं होगी. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बाद आप अपनी सारी एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो अपनी जो शीट बनाई है अपन ने पिछले स्टेप में शॉर्ट लिस्टिंग वाले में, उसमें ट्रैक करिए. आप एक ड्रॉप डाउन बनाइए, जैसे मैंने मेरी शीट में रखा है, उसमें हैव यू अप्लाइड येट, या फिर इट्स अंडर प्रोसेस, इट्स सबमिटेड, यू हैव गॉटन एन ऑफर लेटर, या यू हैव रिजेक्टेड, और अभी भी एप्लीकेशन स्टेज पे है. ये सब आप उसमें ट्रैक कर सकते हैं, तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा. तो दिस इज़ ऑल अबाउट अप्लाइंग. इसके बाद हम बात करेंगे डिसीजंस के बारे में
यूनिवर्सिटीज़ कितना टाइम लगाती है डिसीजन मेकिंग में, और कितनी यूनिवर्सिटीज़ कितनी जल्दी इन्फॉर्मेशन दे देती है, एंड आप कैसे डिसीजन ले सकते हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम मेरे एप्लीकेशन के स्टेटस के बारे में बात कर लेते हैं, और मैंने क्या डिसीजन लिया है या अभी तक लिया भी है कि नहीं। तो अभी करंटली मुझे 2 यूनिवर्सिटीज़ से रिजेक्शन आ चुके हैं यूके में, दैट इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स और यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर। और मुझे 3 यूनिवर्सिटीज़ से एक्सेप्टेंस भी आ चुके हैं, जो कि है क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी लंदन, लैंकास्टर यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल। तो इन 3 यूनिवर्सिटीज़ से एक्सेप्टेंस आए हैं, लेकिन मैंने अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं किया है। और लैंकास्टर में लास्ट डेट इज़ 26 फरवरी और समथिंग टू एक्सेप्ट, और बाकी लिवरपूल में लिवरपूल में मुझे कोई डेट नहीं दी है उनने, और क्वीन मैरी में द लास्ट डेट इज़ 26 मई। तो मेरे पास काफ़ी टाइम है एक्सेप्ट करने के। बट मैं अभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कैनेडियन यूनिवर्सिटी से भी वेट कर रहा हूँ डिसीजन आने का, एंड और भी यूके की यूनिवर्सिटीज़ है जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा एंड अदर यूनिवर्सिटीज़, जिनसे मैं वेट कर रहा हूँ। सो अभी मैं डिसीजन नहीं लेने वाला हूँ, मैं 1-2 महीने वेट करूँगा। द नेक्स्ट थिंग इज़ देर आर 3 काइंड्स ऑफ डिसीजंस इन ऑल यूनिवर्सिटीज़। अगर रोलिंग एडमिशन्स है उस यूनिवर्सिटीज़ में, तो या तो वो राइट अवे रिजेक्ट कर देंगे आपको, दैट इज़ विद इन 1 और 2 डेज। मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर और लीड्स ने राइट अवे रिजेक्ट कर दिया था, 1-2 दिन में रिजेक्शन लेटर आ गए थे। अनदर टाइप इज़ राइट अवे ऑफर लेटर, जैसे लैंकास्टर यूनिवर्सिटी में मुझे 1 दिन में ऑफर लेटर आ गया था। तो आइदर दे विल राइट अवे रिजेक्ट यू, आइदर दे विल राइट अवे एक्सेप्ट यू, और दे विल पुट यू ऑन होल्ड, एंड उनका जो टाइम फ्रेम है उस टाइम फ्रेम में वो लोग रिप्लाई करेंगे आपको, कि वो सारी एप्लीकेशन देखेंगे पहले, और जब तक आपको रिप्लाई नहीं आ जाता है, मतलब आप अभी भी कंसिडर हो रहे हैं, सो यू डोंट हैव टू वरी दैट आप रिजेक्ट हुए हैं कि नहीं। अगर आपको रिप्लाई नहीं आया है, देन यू आर बीइंग कंसिडर्ड। सो QMUL में मुझे एग्जैक्टली, दैट इज़ क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में मुझे एग्जैक्टली 21 डेज में रिप्लाई आ गया था। यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल ने मुझे 2 महीना लगाया था लगभग। सो नॉर्मली मोस्ट यूके यूनिवर्सिटीज़ टेक एटलीस्ट 21 डेज, नॉर्मली 21 डेज में रिप्लाई कर ही देती है, पर यूके की कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऑब्वियसली 2-3 महीने भी लेती है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल ने 2 महीना लिया। न्यू कैसल यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रखा है, वहाँ पे दे हैव ऑलरेडी टेकन 2 months, एंड यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा ने तो 3 से 3.5 महीने ले लिए ऑलरेडी। सो इट डिपेंड्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, बट दिस इज़ एन अप्रॉक्सीमेट टाइम लाइन। नाउ कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ में नॉर्मली रोलिंग एडमिशन्स नहीं रहते हैं, सो दे एसेस ऑल एप्लीकेशंस टुगेदर, मोस्ट यूनिवर्सिटीज़। तो मैंने कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ में भी अक्टूबर-नवंबर में अप्लाई कर दिया था, पर अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है कोई भी यूनिवर्सिटीज़ में। 3 यूनिवर्सिटीज़ में से मुझे एटलीस्ट मार्च अप्रैल तक भी वेट करना पड़ेगा टू गेट ऑल दी ऑफर लेटर्स, दैट्स माई अजम्पशन। सो दैट्स अबाउट देयर साइड ऑफ डिसीजंस। नाउ व्हाट हैपन्स इफ़ यू आर एक्सेप्टेड, हाउ विल यू डिसाइड व्हाट टू टेक और नॉट। सो अब हम उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपके पास किसी यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर आ जाता है, तो आप उनके अलुमनाइज को लिंक्डइन पे जाइए, उस यूनिवर्सिटीज़ के अलुमनाइज के लिए सर्च करिए, एंड उनको स्पैम कर दीजिए। एक मैसेज ड्राफ्ट करिए कि यू हैव टू आस्क 2-3 बेसिक क्वेश्चन, हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस, हाउ इज़ द कोर्स, हाउ इज़ द जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आउट देयर, and were you able to manage, maybe you can ask, were you able to manage part-time jobs along with studies, what is the difficulty level. So these are some questions that you can ask them. एक फॉर्मेट करिए, एक ड्राफ्ट करिए मैसेज, और वो सारे अलुमनाइज को स्पैम कर दीजिए। आप 10 को करेंगे तो 5-6 तो रिप्लाई कर ही देंगे एटलीस्ट, नॉर्मली लोग रिप्लाई कर देते हैं। सो ये आपको सबसे पहले करना है ऑफर लेटर आने के बाद, तो आपको डिसीजन मेकिंग में काफ़ी हेल्प हो जाएगा। नाउ व्हाट हैपन्स इफ़ यू आर रिजेक्टेड, ये तो बात हो गई अपनी एक्सेप्टेड की। आप ये सब काम करेंगे, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको क्या करना है, और जो भी आपको आइडिया मिलता है वो आप अपनी लिस्ट में कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं, जो आपने शॉर्ट लिस्ट बनाई है। तो आपको पता चल जाएगा बाद में जब डिसीजन लेना है कि मैं कौन सा डिसीजन लूँ। इसके बाद बात आती है कि क्या होगा अगर आप रिजेक्ट हो जाते हैं। सो रिजेक्ट, ऑब्वियसली मुझे सबसे पहले 2 यूनिवर्सिटी से राइट अवे रिजेक्शंस आए थे, तो आई वॉज वेरी वरिड कि इज़ माई प्रोफाइल नॉट गुड इनफ, और इज समथिंग रॉन्ग विद माई प्रोफाइल और समथिंग। सो कंट्रोल दैट एंग्जाइटी, but you can consider applying into universities that are lower ranked than that university that you have applied. तो मुझे मैनचेस्टर और लीड से जब रिजेक्शन आया था, तो मैंने तुरंत वापस से रिसर्च किया अपना, एंड थोड़ी सी लोअर रैंक यूनिवर्सिटीज़ ली एंड उसमें अप्लाई कर दिया 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में। दैट इज़ हाउ आई गॉट लैंकास्टर। अर्लियर आई डिडंट इवन अप्लाई टू लैंकास्टर। तो लैंकास्टर यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई किया और मुझे 1 दिन में ऑफर लेटर आ गया। नाउ लैंकास्टर यूनिवर्सिटी इज़ नॉट वेरी बैड, बट कंपेयर टू दैट थोड़ा रैंकिंग्स ऊपर नीचे है, तो आप ये कर सकते हैं। इसके बाद इफ़ यू आर वेटिंग फॉर मोर डिसीजंस, दैन हैव सम पेशेंस, क्योंकि आई नो कि पेशेंस इस चीज़ में लाना बहुत डिफिकल्ट है, पर आपको वेट करना पड़ेगा कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ अब तक रिप्लाई नहीं करती है,
क्योंकि you are being considered until they reply to you. So that's all about decision making. Let's move ahead to the conclusion. To conclude this video, मैं तो यही कहूँगा कि जो कंसल्टेंट्स कहते हैं वो मत करिए, अपना खुद का डिसीजन लीजिए. टेक द कोर्स दैट अलाइंस विथ योर करियर गोल्स, जिसके मॉड्यूल्स आपको समझ आते हैं, जो आप कर पाएंगे, जो आपको पसंद है. डू योर ओन रिसर्च. कंसल्टेंट्स विल डेफिनेटली ट्राई टू पुश यू टुवर्ड समथिंग. प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट. रिलाय ओनली ऑन योर जजमेंट, क्योंकि आप जो भी डिसीजन लेंगे, जो भी आप जजमेंट लेंगे, उसका ह्यूज इम्पैक्ट होने वाला है आपकी फैमिली पे, आपकी फ्रेंड्स पे, आपके फाइनेंशियल्स पे. एंड ये सब आपका डिसीजन, ये सारा डिसीजन आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाला है. तो बी केयरफुल विद वॉट यू डिसाइड, एंड दिस मस्ट बी योर डिसीजन एंड नॉट समवन एल्सेज डिसीजन. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. अगर कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ मेंशन डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो. अगर आपको मुझसे कुछ पर्सनली पूछना है या बात करनी है तो मेरे 1-to-1 सेशन के लिंक मैं आपको नीचे मेंशन कर दूंगा. आप उसके साथ एक सेशन बुक कर सकते हैं मेरे साथ. आई कैन हेल्प यू विथ योर SOP, LOR या शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द यूनिवर्सिटीज़. So that's all for this video. Thank you so much for joining in, and we'll meet in the next video. Bye guys. GoPro stop recording. GoPro stop recording. GoPro stop recording. GoPro stop recording. GoPro stop recording.